गाइस, हम बूढ़े क्यों होते हैं? वैसे तो बहुत सारे रीज़न रहे होंगे बूढ़ा होने के, बट इन सभी रीजंस में एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है टीलोमियर, जो हमारे क्रोमोसोम में होता है। सो अगर आपको जानना है कि बूढ़े क्यों होते हैं तो आपको सबसे पहले टीलोमियर को समझना होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। टीलोमियर का क्या मतलब है? देखिए, ग्रीक भाषा के अंदर दो वर्ड हैं, टीलोस एंड मीरोज। टीलोज एंड मीरोज। टीलोज का मतलब होता है एंड, मीरोज का मतलब होता है पार्ट, यानी कि एंड पार्ट। सो किस चीज का एंड पार्ट? सो यू कैन से टीलोमियर इज द एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ओके, तो चलिए क्रोमोसोम बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कहां पे प्रेजेंट है। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम हमने बना दिया। सो जो ये हमने बोला ना कि एंड पार्ट, मतलब कि ये टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं, यहां पे। like this, so this is टीलोमियर। ओके, अब होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो इन टीलोमियर्स का साइज छोटा होता चला जाता है। अब मान लीजिए हमें पता है भाई क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग जीन होते हैं। सो मान लीजिए दीज आर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स जो अलग अलग फंक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप ये पाओगे कि टीलोमियर पहले से कम रह गया है। और एक टाइम आएगा जब टीलोमियर बिल्कुल नामात्र का यहां पे रह जाएगा। ठीक है, और फिर टीलोमियर बिल्कुल भी नहीं होता। जब टीलोमियर नहीं होगा तो यहां पे मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया, क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जीन होते हैं। अब टीलोमियर जो था यहां पे इस सिचुएशन में देयर इज नो टीलोमियर, और टीलोमियर अगर नहीं होगा तो टीलोमियर एक कैप का काम कर रहा था, और उस कैप के ना होने से यहां के जो जीन हैं वो लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जीन लॉस यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो जीन होते हैं वही तो बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो जीन लॉस की वजह से क्या होगा, एजिंग सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग जाएंगे, एजिंग सिम्टम्स। अब कैसे एजिंग सिम्टम आएंगे? मान लीजिए यहां से कोई ऐसा जीन लॉस हो गया जो हेयर के टेक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल था या हेयर की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर वो जीन लॉस हो गया तो क्या लक्षण दिखेगा, हेयर लॉस दिखने लग जाएगा। हो सकता है कोई जीन यहां पे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या टीथ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सो वो जीन चला गया तो टीथ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, कोई ना कोई जीन ऐसे भी होंगे जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन से यानी कि किडनी, लीवर, इनको अच्छे से काम करवा रहे होंगे। अगर वो चले गए सो वाइटल ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे। यू कैन से पुअर वर्किंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। ओके, कोई ना कोई यहाँ पे जीन स्किन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो चला गया तो स्किन ढीली पड़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं कि बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है, स्किन लूजनिंग। तो ये इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं इनको, ये सारे के सारे बुढ़ापे के सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं? इन सिम्टम्स का रीजन है कि अब यहाँ पे टीलोमियर नहीं रहा। टीलोमियर जो कि एक कैप का काम करता था, एक कैप के जैसे काम करता था, वो कैप अब धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो कैप खत्म हो गई है, वो कैप नहीं रही, तो जीन लॉस हो रहे हैं, और जीन लॉस हो रहे हैं तो बुढ़ापे के सिम्टम आ रहे, एजिंग सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक ये सिंपल सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, भाई ऐसे होता है। अभी तक हमने एग्जैक्ट मैकेनिज्म की बात नहीं की है, वो भी समझाऊंगा आपको डिटेल में। उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें समझनी है। सबसे पहले 2-3 फंक्शन देखिए टीलोमियर के क्या होते हैं। पहला फंक्शन मैं लिखता हूं कि जो टीलोमियर है ये क्रोमोसोम को डिग्रेडेशन से बचाता है, protects the chromosome from डिग्रेडेशन, टूटने से बचाता है। क्यों? क्योंकि देखो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। अब टीलोमियर क्या है? टीलोमियर इसकी कैप है दोनों तरफ, दिस इज कैप, ठीक है। तो ये कैप इसको किससे बचा रही है? डिग्रेडेशन से बचा रही है। ब्राइटनेस का थोड़ा इश्यू है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर वो बाहर साफ नहीं है, इस वजह से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है, तो आपको आई होप कि आप एडजस्ट कर लेंगे इस चीज़ को। उसके बाद सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट और यू कैन से प्रिवेंट द क्रोमोसोम फ्रॉम फ्यूजन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बना, मान लीजिए 2 क्रोमोसोम हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये कोई दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब मान लो इन क्रोमोसोम के पास अगर टीलोमियर ना हो, देयर इज नो कैप, तो क्या होगा? इनके अंदर जो डीएनए है, इनका जो डीएनए है, अगर यहाँ पे टीलोमियर ना हो, कैप ना हो, तो इसका डीएनए और इसका डीएनए आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा। और अगर फ्यूजन हो गया, डीएनए सब आपस में ऐसे चिपक गए, तो फिर सेल डिवाइड कैसे करेगी? क्योंकि सेल डिवीजन के लिए क्रोमोसोम्स का डीएनए का सेपरेट रहना जरूरी है। सेल डिवीजन में क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो इस फ्यूजन को बचाता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या करता है? इनको ढक के रखता है, इनको ऐसे कैप बना के रखता है इनकी, ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। ओके, तो ये दूसरा फंक्शन हुआ। अब तीसरा फंक्शन देखिए, तीसरा फंक्शन है प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम लॉस ऑफ जीन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। प्रोटेक्ट्स द क्रोमोसोम to loss of genes during replication। फिर रेप्लिकेशन के टाइम पे जो जीन का लॉस होता है वो लॉस ना हो। तो ये कैसे होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखिए यहाँ पे जो टीलोमियर है तो इसकी वजह से अंदर के जीन सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे 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 देखो लास्ट में जाते जाते यहाँ पे कोई टीलोमियर नहीं बचा एज के साथ साथ। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ? जीन लॉस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब टीलोमियर नहीं बचा। तो टीलोमियर क्या कर रहा था? अंदर के जीन्स को बचा रहा था, उनको लॉस जीन लॉस को से बचा रहा था डीएनए को, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन मैंने आपको मेन इसके बताए। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे कि एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम एक चीज होती है, उससे भी ये उस प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करता है। सो सोल्व
एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। in eukaryotes by using telomerase enzyme। क्या मतलब बना? टीलोमरेज एंजाइम की हेल्प से एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नाउ व्हाट इज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम? ये और ये ऊपर वाला पॉइंट ये ऑलमोस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम को अब मैं समझाने जा रहा हूं आपको स्टेप टू स्टेप। अगर आपको एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम समझ में आ गई तो समझ लेना कि आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि बुढ़ापा क्यों आता है, ठीक है, और जीन लॉस कैसे होते हैं, ये क्या चीज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप टू स्टेप। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आपको आना चाहिए भाई, ठीक है, जो कि आपको 10+2 में भी आपने पढ़ा होगा। अगर रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म आपको नहीं आता है तो फिर ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। मैं भी थोड़ा सा रुक के रेप्लिकेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट फिर भी आपको बेसिक सा रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जब रेप्लिकेशन होती है तो क्या होता है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, वो अलग अलग हो जाते हैं और एक फॉर्क बन जाती है, ठीक है। एक स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं जो कंटिन्यूअसली बनता है, और एक जो फ्रेगमेंट्स में बनता है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने स्ट्रैंड उल्टा बना दिया, ऊपर वाला लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, नीचे लीडिंग स्ट्रैंड। कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप खुद बाद में कर लेना, हो सकता है ये स्ट्रैंड मेरा उल्टा बनाओ, बट इट्स ओके। एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आ जाएगी कि जो रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो जगह जगह पे जो ये रेड कलर से हैं ये हैं प्राइमर, ठीक है। और प्राइमर क्या होता है? आरएनए प्राइमर होता है जो एक इनिशिएटर का काम करता है चेन को सिंथेसाइज करवाने के लिए। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो ऊपर बनेगा और लीडिंग स्ट्रैंड नीचे बनेगा, बट दैट इज ओके। ये प्रॉब्लम समझने के लिए आपको उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, मेन बात वो है। सो रेड कलर से जो हमने ये फ्रेगमेंट दिखा रखे हैं, दीज आर प्राइमर्स। और ये जो जगह जगह छोटे छोटे ये ऐसे बनते हैं जिनको डीएनए पॉलीमरेज ये चेन को कंप्लीट करता है, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो वैसे मैं बस रेप्लिकेशन का ही थोड़ा सा एक बार आपको बता रहा था। दोनों चेन को कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, ये चेन को कंप्लीट करता है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी खास बात है कि ये सिर्फ 3 प्राइम एंड के ऊपर ही अपना काम शुरू करेगा और कहीं ये काम शुरू नहीं करेगा। इसको जब तक 3 प्राइम एंड नहीं मिलेगा ये काम स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स को तभी ऐड करेगा ओनली एट 3 प्राइम एंड, ओके। तो अब देखो सिचुएशन ये है, अब इस सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो समझनी है हमें। प्राइमर अटैच है भाई, ठीक है, ये चेन कंप्लीट होगी, लेकिन प्राइमर को हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि प्राइमर जो है वो आरएनए का प्राइमर है और चेन किसकी है? डीएनए की। तो डीएनए के अंदर आरएनए ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो हमें इस प्राइमर को काम कंप्लीट होने के बाद हटाना पड़ता है। वी हैव टू रिमूव दिस आरएनए प्राइमर आफ्टर कंप्लीटिंग द चेन। तो जैसे ही इस प्राइमर को हटाएंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए इस प्राइमर को हटाने का काम करता है आरएनएज एच एंजाइम। आरएनएज एच विल रिमूव प्राइमर। तो ये प्राइमर हटा के देखते हैं सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन कैसी दिखेगी। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे अब मैं सिर्फ नीचे नीचे का वाला स्टैंड यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में आपको शो कर रहा हूँ, सिर्फ नीचे वाला स्टैंड आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो प्राइमर हट गए हर जगह से। अब यहाँ पे ये गैप क्रिएट होगा, प्राइमर के हटने से ये क्या क्रिएट होगा? गैप। तो फिर से इन गैप को फिल करने के लिए सबसे पहले इन 2 गैप की बात करूंगा मैं, इस गैप की बात नहीं करूंगा, फर्स्ट गैप की और इस गैप की। यहाँ पे प्राइमर थे, इनका क्या होगा? प्राइमर तो हट गए। अब जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई पॉलीमरेज एंजाइम काम तभी करेगा जब उसको 3 प्राइम एंड मिलेगा, ओके। सो इन गैप को फिल करने का काम करता है पॉलीमरेज अल्फा। देखिए मैंने लिखा है पॉलीमरेज अल्फा सिंथेसाइज दीज गैप्स ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर के हटने से जो ये गैप बने हैं इनको कौन सिंथेसाइज करेगा? पॉलीमरेज अल्फा। और उसको चाहिए क्या? 3 प्राइम एंड। तो क्या यहाँ पे 3 प्राइम एंड है? यस, दिस इज 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पे ये गैप है, इनको फिल कर देगा। कौन फिल कर देगा? डीएनए पॉलीमरेज ऐसे फिल कर देगा इनको, ओके। अब ये तो फिल हो गए हैं। अब उसके बाद
अब ये गैप तो फिल हो गए हैं, लेकिन ये जगह खाली रह गई है। ये खाली क्यों रही है, ये क्वेश्चन है। खाली इसीलिए रह गई है क्योंकि यहाँ पे 5 प्राइम है, 3 प्राइम तो कहीं पे है ही नहीं ऊपर वाली जगह पे। और मैंने बताया, अब देखो इनके केस में तो 3 प्राइम था, ये रहा 3 प्राइम, इसलिए इसको चेन को इस डायरेक्शन में आगे ऐसे बढ़ा दिया और चेन को कंप्लीट कर दिया और गैप को भर दिया ऐसे। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो 5 प्राइम है और पॉलीमरेज तो सिर्फ 3 प्राइम को डिटेक्ट करके अपना काम शुरू करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये जगह खाली रहेगी। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम, कि जो डीएनए का ये एंड पार्ट है यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो पा रही है बिकॉज पॉलीमरेज को 3 प्राइम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ऊपर वाली तरफ, नीचे की बात नहीं कर रहा, ऊपर की तरफ 3 प्राइम नहीं मिल रहा है, इसलिए। बात क्लियर हुई? रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। तो आगे देखिए, अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे रेप्लिकेशन अभी नहीं हो पाई है, ये भी तो डीएनए का पार्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, सॉरी इंपॉर्टेंट जीन है। मैंने क्या लिखा, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग इंपॉर्टेंट जीन। अब इसको खाली नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये प्रॉब्लम वाली जगह है। इसको खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट जीन होगा वो तो काम ही नहीं करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे तो ये स्टैंड तो पूरा बना ही नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? तो इसको कंप्लीट करने के लिए अब नेक्स्ट जो एंजाइम है वो एंजाइम यहाँ पे एंट्री मारेगा और उस एंजाइम का नाम है टीलोमरेज एंजाइम। ये देखिए, ये रहा टीलोमरेज एंजाइम। तो टीलोमरेज एंजाइम इस गैप को फिल करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, अब ये चीज़ समझनी है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको टीलोमरेज एंजाइम, ये वाला, ये जो है दिस इज टीलोमरेज एंजाइम। और टीलोमरेज एंजाइम के पास क्या है, एक आरएनए की खास तरह की सीक्वेंस होती है जिसे हम बोलते हैं आरएनए टेम्पलेट। थोड़ा सा ऐसे पास में रख लेते हैं इसको, दिस इज आरएनए टेम्पलेट। ओके, ये क्या करेगा, ये आरएनए टेम्पलेट जा करके और ये जो नीचे की जगह थी, नीचे वाले स्टैंड को आगे और बढ़ा देगी आगे की तरफ। नेक्स्ट डायग्राम देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, इलोंगेशन बाय टीलोमरेज, यानी कि ये जो एंजाइम है ये इस नीचे की चेन को, यहाँ पे देखिए, नीचे की चेन को आगे और एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, तो ये कैसे एक्सटेंड करेगा, अब आपको ये चीज़ सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सीक्वेंस है। ठीक है, ये वही सीक्वेंस है जहाँ पे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वाली जगह है। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि इस गैप को फिल करना है, ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रॉब्लम है। अब इस स्टैंड को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पे मान लो ये वाली इस तरह की सीक्वेंस देखने को मिलेगी, जी टी टी, फिर 4 बार जी है, टी टी और जी जी, इस तरह की सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ तक तो ऑलरेडी है, यहाँ तक तो अपना है, नेचुरल है, ये ऑलरेडी है इतना डीएनए। तो अब आगे एक्सटेंड कैसे करेगा नीचे वाले स्टैंड को, ये देखो आगे की तरफ ये एक्सटेंड कैसे होगा, ये चीज़ समझिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, अपना एंजाइम। ये जो एंजाइम था अपना टीलोमरेज, ये टीलोमरेज आकर के नीचे वाले स्टैंड के साथ बाइंड होगा यहाँ पे लास्ट के 2 पे ऐसे। तो देखो इसके लास्ट के जो 2 हैं, इधर ए है और इधर टी है, तो ये इनके साथ ऐसे बाइंड हो जाएगा और जी और जो सी है ये इसके साथ ऐसे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बाइंड होंगे। उसके बाद ये बाकी की चेन को बना देंगे, जैसे सी के नीचे क्या आता है, जी, सी के नीचे जी, तो इस चेन को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक्सटेंड होने के बाद ये चेन क्या बन जाएगी, उसके बाद अगले डायग्राम में देखो, यहाँ से एक्सटेंड होने के बाद में ये चेन यहाँ तक बन गई अपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, अगले 2 पे अटैच हो जाएंगे ऐसे और इस चेन को और आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए 1 सेकेंड, अब देखो ए टी के साथ जी सी के साथ, और उसके बाद इस चेन को आगे बढ़ा देंगे, सी के साथ जी, सी के साथ जी, सी के साथ जी, और लास्ट तक इस चेन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। तो कुल मिला के नीचे की चेन को आगे की तरफ एक्सटेंड किया जा रहा है अभी तक। ऊपर का तो अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, सिर्फ नीचे की चेन को इन्होंने एक्सटेंड किया है। अब इससे क्या होगा, इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद नेक्स्ट काम होगा प्राइमर का और पॉलीमरेज अल्फा का। सबसे पहले एक प्राइमर आकर के और इस जगह पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये अगले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये रेड कलर का है, ये प्राइमर आकर के इस पे अटैच हो गया। अब अटैच होते ही प्राइमर की वजह से यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 3 प्राइम एंड। अब आप बोलोगे सर प्राइमर पहले भी अटैच हो सकता है। एक्चुअल में पहले यहाँ पे जो सीक्वेंस थी वो कंपेटिबल नहीं थी प्राइमर के, लेकिन अब ये जो नीचे की जो सीक्वेंस बन गई, जो हाईलाइटेड सीक्वेंस है, ये प्राइमर के कंपेटिबल है, मतलब उसके योग्य है। तो प्राइमर ऊपर अटैच हो गया, जैसे ही प्राइमर अटैच हुआ ऊपर आ गया 3 प्राइम एंड
और मैंने बताया था कि पॉलीमरेज तभी काम करेगा जब उसको 3 प्राइम मिलेगा। सो ऊपर 3 प्राइम है तो पॉलीमरेज अल्फा आएगा और इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा लाइक दिस। सो ये देखिए पॉलीमरेज अल्फा आगे बढ़ता जा रहा है और ये स्ट्रैंड आगे की तरफ ऐसे बनता जा रहा है। कंटिन्यूसली पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है और ये स्ट्रैंड आगे बनता जा रहा है और ये पूरा स्ट्रैंड यहाँ तक बन गया ऐसे, और उसके बाद पॉलीमरेज अल्फा का काम कंप्लीट हुआ और ये रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आई कैसे ये स्ट्रैंड बना है। अब देखो अब क्या होगा, अगेन प्राइमर तो फिर भी है और प्राइमर क्या होता है आरएनए, और आरएनए को रख नहीं सकते तो फिर से आरएनएज एच आकर के इस प्राइमर को रिमूव कर देगा। आरएनएज एच आकर के रिमूव आरएनए प्राइमर, तो इसको देखो रिमूव कर दिया गया, बाहर हटा दिया इसको। अब ये स्टैंड बच गया अपना, ठीक है। इसमें से यहाँ तक का जो स्टैंड था ये तो अपना पेरेंट स्टैंड था, जेन्युइन स्टैंड था, ओरिजिनल स्टैंड था, और ये आगे का जो स्टैंड बना है ये अभी बाद में टेलोमेरिक सीक्वेंस से बना है जो अभी सिंथेसाइज हुआ है। इसमें कोई भी काम का डीएनए नहीं है, जंक पार्ट है ये। अब इसमें भी ये देखो आगे एक आरएनए प्राइमर जैसे ही ये हटा है तो यहाँ पे फिर जगह खाली होगी, लेकिन अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा जो काम का डीएनए थे या काम के जो जीन थे वो तो इधर थे, ठीक है। इधर वाले में हमें अगर कुछ भी टूट फूट हो जाती तो भी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवरहैंग फ्लैप, इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग फ्लैप। इस ओवरहैंग फ्लैप को काट दिया जाएगा, एक मॉलिक्यूल है फैन वन आएगा कैंची के जैसे, क्या करेगा इसको यहाँ से उड़ा देगा, ठीक है। और अब ये सीक्वेंस बच गई। सो इट विल अपीयर लाइक दिस इज जंक डीएनए और टीलोमियर जहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस है, और दिस इज मेन डीएनए। तो इस तरीके से जंक डीएनए क्या करता है, मेन डीएनए के यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जीन्स हैं उन इंपॉर्टेंट जीन्स को बचा रहा है, ठीक है। अगर ये जंक डीएनए ना हो तो जीन लॉस हो सकता है या जीन डैमेज हो सकते हैं। ये जंक डीएनए या जो टीलोमियर है ये एज के साथ साथ कम होता चला जाता है, हर बार छोटा होता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टीलोमियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद जीन लॉस स्टार्ट हो जाएगा। जीन लॉस स्टार्ट हो गया, बुढ़ापा स्टार्ट हो गया, क्योंकि जीन ही काम नहीं करेंगे तो बुढ़ापे के अंदर अलग अलग मतलब कि बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे और ऑब्वियसली दिक्कत होगी, ठीक है, बुढ़ापे के सिम्टम्स आएंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि ये जो टीलोमियर है ये छोटे क्यों होते चले जाते हैं, ठीक है। आप बोलोगे ये अगर छोटे ही ना हो तो ऐसा है कि देखो टीलोमियर को कौन बनाता है, टीलोमरेज। स्टार्टिंग में ही बताया टीलोमियर को कौन बनाता है, टीलोमरेज एंजाइम। जैसा कि मैंने आपको ये बना के दिखाया था ना, ये हमारा टीलोमरेज एंजाइम था, इसकी वजह से ये टीलोमियर बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो टीलोमरेज एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है ये तो साइंस को भी अभी तक नहीं पता, वैज्ञानिकों को नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि देखो एक बात तो है कि हर चीज़ कभी भी जिंदगी भर कोई भी चीज़ नहीं चलती है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। तो टीलोमरेज का भी एक टाइम लिमिट है, बॉडी की सेल्स का भी एक टाइम लिमिट है। तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो टीलोमरेज एंजाइम को कम प्रोड्यूस करती है, और टीलोमरेज जैसे जैसे कम प्रोड्यूस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे टीलोमियर कम बनेगा, और टीलोमियर अगर छोटा बनेगा तो एक टाइम में टीलोमियर बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद जीन लॉस स्टार्ट हो जाएगा, एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, बुढ़ापा स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका आज का क्लियर हो चुका है, टीलोमियर समझ आ गया, टीलोमियर के फंक्शन समझ में आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।